ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि इस अधिनियम को टोटल 5 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें टोटल 37 धाराएं हैं और यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, परंतु 370 हटने के बाद ये वहां पर भी लागू है। इसके अंतर्गत हमने देखा कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो धारा 2 में बताई गई हैं उसको हमने देखा, जिसमें प्रत्यर्थी कौन होगा, घरेलू हिंसा किसे कहेंगे। ये धारा 3 में बताई गई है कि धारा 3 में बताई गई परिभाषा ही घरेलू हिंसा होगी। इसको लाने का संवैधानिक आधार भी हमने आपको बताया था कि यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार अर्थात दैहिक स्वतंत्रता तथा गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को लागू कराने और वर्ष 1993 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिसके तहत महिलाओं की गरिमा को मानवाधिकार के रूप में शामिल किया गया को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करते हुए प्रगतिशील एवं सभ्य समाज के निर्माण का प्रयास किया गया। अब हम घरेलू हिंसा की परिभाषा देखते हैं। घरेलू हिंसा, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो घरेलू प्लस हिंसा, अर्थात घरेलू दायरे में यानी कि घर के अंदर और परिवार के सदस्यों द्वारा कारित हिंसा को ही घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना या करने की नियत रखना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अब इसकी परिभाषा हम बेयर एक्ट में देख लेते हैं कि क्या बताया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 30 में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी अर्थात विपक्षी का कोई कार्य या लोप या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, यहाँ पे बताया गया कि कार्य या लोप, तो कार्य तो सभी लोग जानते हो, लोप से तात्पर्य होता है कार्य की परिभाषा आईपीसी की धारा 33 में बताया गया है और लोप से तात्पर्य होता है कि जब किसी कार्य को जो करना चाहिए था उसको नहीं किया गया, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य जिसे करना चाहिए था उसने नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई जेलर है, उसका कर्तव्य है कि वो कैदियों को भोजन दे, यदि वो भोजन नहीं देता है तो ये भोजन ना देना उसका लोप कहलाता है। या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित कर यदि वह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है। किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को परपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है या खंड का या खंड खा में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है, व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा तो कई प्रकार के शोषण निकल के आए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे तो उसके शारीरिक क्षति पहुंचाता है, शारीरिक शोषण करता है, जैसे कि उसका मारना, पीटना, लात घूंसों डंडों से मारना, धक्का देना, गिरा देना, किसी अंग को चोट पहुंचाना। अगर ये सब चीजें की जा रही हैं किसी महिला के विरुद्ध उसके घर वालों द्वारा, तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। अगर परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कोई करता है तो वो आईपीसी की धारा में दंडित किया जाएगा। ये केवल घरेलू यानी कि घर के अंदर घरेलू दायरे में किए गए सदस्य के साथ अपराध ही घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो ये हमने देख लिया कि शारीरिक शोषण में मारना, पीटना, लात घूंसों डंडों से मारना, पीटना, धक्का देना, गिरा देना या किसी अंग को चोट पहुंचाना, ये आता है। अगला हम देखते हैं मानसिक शोषण या मानसिक कष्ट कैसे हो रहा है। जैसे उसे ताना दे रहे हैं, कमी दहेज का ताना दे रहे हैं, या बच्चे ना होने का, या केवल बच्चे हो रहे हैं, उसे केवल लड़कियां हैं उसका ताना दे रहे हैं,
ताना देना हो गया, माता पिता को गाली दे रहे हैं, उनको किसी तरह की उलाहना दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मेहमानों के सामने उन्हें बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो सब मानसिक अपहानि में आएगा। आगे हम देखते हैं आर्थिक शोषण में। तो आर्थिक शोषण के अंतर्गत जैसे कि उसको भरण पोषण ना देना, उसका जो खाने खर्चे के पैसे ना देना, बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे ना देना, उसके पास जो भी उसका स्त्री धन है या पैसे हैं ज़बरदस्ती छीन लेना। यौन शोषण, तो यौन शोषण में ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाना, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना आदि, ये सब इसके अंतर्गत आता है। दहेज की कोई मांग पूरी कराने के लिए जोर डालें, उसके लिए परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत भी आएगा। और उधर हमने जो बताया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत भी वो अपराध माना जाएगा। इस धारा के साथ साथ एक परिभाषा घरेलू नातेदारी को भी समझना पड़ेगा हमें। हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। घरेलू नातेदारी में ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी विपरीत है जो साक्षी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं, मतलब ऐसे दो लोगों के बीच का संबंध जो एक साथ रह रहे हैं या किसी समय एक साथ पहले रहे हैं, जब वे समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिश्ते 3 प्रकार के निकल के आए। एक तो रक्त जनित समरक्तता अर्थात ब्लड रिलेटिव जो होते हैं, इसके अंतर्गत जैसे माँ बेटे का संबंध, अगर कोई बेटा अपने माँ के प्रति घरेलू हिंसा कारित करेगा तो उस महिला को इस अधिनियम के तहत उपचार प्रदान किया जाएगा। या पिता पुत्री का संबंध, यदि कोई पिता अपनी पुत्री के साथ घरेलू हिंसा कारित करता है तो उस पुत्री को इस अधिनियम के तहत उपचार उपलब्ध होगा। या भाई बहन, अगर कोई भाई बहन के साथ घरेलू हिंसा कारित करता है तो उस बहन को भी इस अधिनियम के तहत उपचार दिया जाएगा। विवाह जनित संबंधों में तो पति पत्नी हो गया, जैसे विवाह के बाद पति अगर पत्नी के साथ घरेलू हिंसा कारित करता है, घर के अंदर ऐसी हिंसा कारित करता है जो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, तो उस पत्नी को इस अधिनियम के तहत उपचार दिया जाएगा। ससुर बहू का संबंध विवाह के बाद ही कायम होता है, अगर ससुर बहू के साथ ऐसी हिंसा कारित करता है, या भाभी देवर, कोई देवर अपनी भाभी के साथ इस तरह से घर में हिंसा कारित करता है, तो ये देवर हो गए, ससुर हो गए, पति हो गए, ये सभी ये सभी विवाह जनित संबंधों के अंतर्गत आते हैं और इन सब पर ये घरेलू हिंसा लागू होगी अगर वे उस महिला के साथ हिंसा कारित करते हैं। दत्तक या गोद संबंधी रिश्ते में जैसे पिता पुत्री हो गया, इस तरह के जो संबंध होते हैं वो दत्तक गोद संबंधी संबंधों में आते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें स्पष्टीकरण में कुछ शब्दों को स्पष्ट किया गया। जैसे शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत हमने आपको बताया कि जैसे शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं जीवन को या अंग को, स्वास्थ्य को खतरा कारित करें, उसके स्वास्थ्य या उसके विकास को ह्रास कर रहे हैं, रोका जा रहा है, उसके अंतर्गत हमला कर रहे हैं महिला के साथ, आपराधिक अभित्रास कर रहे हैं, आपराधिक बल, तो ये सब शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं लैंगिक दुरुपयोग में, तो जैसे उसकी गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं या अन्यथा उसका कोई अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये सब लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में जैसे उसका अपमान करना, उपहास उड़ाना, तिरस्कार करना, गालियां देना, विशेष रूप से संतान या नर बालक या ना होना, केवल लड़कियां हैं लड़के नहीं हुए हैं तो इसका अपमान करना, इस तरह से आता है इसके अंतर। लगातार धमकी देना। आर्थिक दुरुपयोग में जैसे उसके किन्हीं वित्तीय संसाधन है या विधि रूढ़ के अधीन हकदार है, कोई उसकी स्त्री धन है, उन सबको छीनना या उसे उसकी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उनकी उपेक्षा करना, उन्हें ना देना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी विस्तार में घरेलू हिंसा की परिभाषा को देखा और समझा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, और हमने यहाँ तक कि नातेदारी को भी हमने देखा, इसके अंतर्गत कौन कौन विक्टिम होगा, इन सभी को हमने विस्तार पूर्वक देखा। अगली वीडियो में हम इसके अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।